vaccine efficacy in view of the variants. Then we shall take a few questions. Over to Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा हम सबको अवगत है, देश में 7 मई के समय पर ऑन ए डेली बेसिस 4,14,000 से अधिक उस समय में उस टाइप के केसेस आए थे। अब हम उस केसेस में काफ़ी कमी नोट कर रहे हैं। 25 मई का वह घटते घटते 2 लाख से कम प्रति रोज के औसत से आने लगी और 7 जून तक 1 लाख के करीब, और अब हमारे केसेस करीब 51,666 जो हैं पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। यह करीब 88% डिक्लाइन इन केसेस है, जो हमने हाईएस्ट पीक देश में डेली केसेस रिपोर्ट होने का नोट किया था। इसी के साथ ही हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1 से 7 मई वाले हफ्ते में जहां देश में 3,89,803 केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते अब 53,000 केसेस के करीब पिछले हफ्ते में औसतन नोट किया गया है। और हम ये देखें तो पाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में भी देश में जो डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें 24% के करीब कमी आई है। यह एक कंटिन्यू ट्रेंड हम पिछले कुछ हफ्तों से नोट कर रहे हैं। हम आशा करते हैं यह ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और देश में इसी तरह से केसेस कम होते रहेंगे। लेकिन जरूरी है कि इसके लिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और साथ में कंटेनमेंट पर अपना फोकस उसी गति से बनाए रखें। हमने अगर पिछले 4 मई वाले हफ्ते में देखें कि जहां देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक केसेस आ रहे थे, 2 जून वाले हफ्ते में वह घटकर 262 जिले में कन्वर्ट हुआ और अब केवल 125 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं। यानी कि 406 जिले ऐसे थे जहां पर अधिक केसेस आ रहे थे मई वाले हफ्ते में, वह अब घटकर लिमिटेड केवल 125 जिले रह गए हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि हम अब पाते हैं कि ओवरऑल केस का जो कंटेनमेंट है इन्फेक्शन, वह लिमिटेड टेरिटरीज में ही नोट किया जा रहा है। एक स्थाई पर जहां पर डेली केसेस रिपोर्टिंग में कमी आई है, दूसरी स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि या कि हमारे हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें भी 37,45,000 जो अधिकतम केसेस देश में 10 मई वाले समय पर हमने नोट किए थे, वह घटते घटते अब 6,12,000 केसेस यानी कि करीब 6.13 लाख एक्टिव केसेस देश में रह गए हैं। यह एक रिडक्शन है अराउंड 31.3 लाख सिंस द पीक जो हमने 10 मई को नोट किया, और करीब 83% जो कमी आई है वह हम नोट कर रहे हैं, जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्ट्रेन था उसमें कमी आई है और साथ ही क्वालिटी ऑफ केयर की तरफ फोकस उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। इसी तरीके से एक स्थाई पर जब एक्टिव केसेस में कमी आई है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के एफर्ट्स के द्वारा हम देखते हैं कि ओवरऑल रिकवरी रेट में भी उसी स्थाई में वृद्धि हुई है। 81.8% जहां हमारा रिकवरी रेट था 3 मई वाले समय पर, वह अब बढ़ते बढ़ते 96.7% हो गया है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, हमारा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट हर स्टेट, हर जिले स्थाई पर उसी गति से चलता रहे ताकि हम ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट में सफल हो सकें। इसी तरीके से जब देश में कोविड केसेस में वृद्धि नोट की गई, उस समय पर एफर्ट्स करके पैरेलली टेस्टिंग जो कि हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट करती है उसको बढ़ाया गया। 6,91,000 केसेस जो प्रति रोज हम टेस्ट औसतन कर रहे थे 12 से 18 फरवरी के समय पर, वह बढ़ते बढ़ते 21 लाख से अधिक टेस्ट प्रति रोज के औसत से हम कर रहे थे। और अभी भी जबकि केसेस में कमी आई है तो भी देश में 17.58 लाख हमारे केसेस टेस्टिंग ऑन और औसतन बेसिस पर हम डेली कर रहे हैं। एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई, दूसरे स्थाई पर क्योंकि हमारा कंटेनमेंट रेस्ट्रिक्शंस पर एफर्ट रहा तो हमने देखा कि जहां शुरू के दिनों में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते 21.6% हो गई थी, उसमें 85% के करीब कमी आई है और अब देश में औसतन केस पॉजिटिविटी अराउंड 3.1%। इसी के साथ ही ऐसे जिले जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5% से ज्यादा है, 6 मई वाले हफ्ते में जहां देश में जिले ऐसे 103 थे, वह बढ़े 27 मई वाले हफ्ते में 290 हुए और अब 24 जून वाले हफ्ते में हम देखें तो एज हाई एज 565 डिस्ट्रिक्ट देश में ऐसे हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी लेस देन 5%।
इसके साथ ही हमारा एक कंटिन्यूड एफर्ट जो वैक्सीनेशन पर बना हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे देश के संदेश में भी कहा था, 21 जून से एक और गति से हमने वैक्सीनेशन को बढ़ाया है। तो उसके तहत हम देखते हैं कि अभी जो कल का डेटा है, यानी कि आज सुबह के करीब हम देखें तो देश में 30.79 करोड़ वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी थी। और अगर हम 3 बजे का डेटा जो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, अगर हम 3 बजे का डेटा भी देखें तो हम देखते हैं कि देश ने 31 करोड़ 13,18,355 वैक्सीन डोजेज दे दी हैं। यानी कि हम 31 करोड़ वैक्सीन डोजेज का आंकड़ा भी पूरा कर चुके हैं। और पिछले कुछ घंटों में ही देश में 34 लाख से अधिक वैक्सीन डोजेज दी जा चुकी हैं। और यह कार्यक्रम आज के उस अनुपात से चल रहा है और हम आशा करते हैं कि यही गति बढ़ती रहेगी। 21 जून में जहां देश ने एक दिन में 86 लाख से अधिक वैक्सीनेशन डोजेज दी, वह उसी अनुपात से, उसी गति से एफर्ट चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे यानी कि कल के दिन में भी देश में करीब 60,73,000 वैक्सीनेशन डोजेज दी गई। आज एक स्थाई पर हमारा कंटेनमेंट पर एफर्ट है, एक स्थाई पर क्लिनिकल मैनेजमेंट पर एफर्ट है, दूसरे स्थाई पर देश में जहां केस पॉजिटिविटी कम हो रही है, जरूरत है कि हम यह ध्यान रखें कि वायरस अभी भी हमारे समाज में है, हमारे सिस्टम में है और हम किसी भी हद तक कोई भी कोताही नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी कोई कार्य ना हो कि वायरस को फिर से पनपने का मौका मिले। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें रिस्क ऑफ एक्सपोजर बढ़ जाता है। रिस्क ऑफ एक्सपोजर यानी कि चांसेस कि जिससे हमें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो। तो ऐसी जगह हैं जहां पर कि हवा का प्रवाह नहीं होता, एनक्लोज स्पेसेस, जहां वेंटिलेशन कम है, बंद कमरे। इसी तरीके से जहां पर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और अधिक समय तक इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, और इसी के साथ ही फोर्सफुल एक्सेलेशन यानी कि अगर हम तेज आवाज में बात करें, कफिंग या स्नीजिंग, जिसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स जो प्रोड्यूस होती हैं वह अधिक दूरी तक जा सकती हैं। ऐसे समय पे जरूरी है कि हम सब एक कॉमन क्लैरिटी से आगे बढ़ें। लो रिस्क वाली एक्टिविटीज जैसे कि हम अपने घर पर रहें, और उस समय पर घर पर रहना ठीक है, या घर पर रहना जो डिस्टेंसिंग जो मॉनिटर करना है जब घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट ना हो, या कोई क्वारंटाइन में ना हो, या कोई हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ना हो। अगर ऐसा हो तो घर में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम अनुसार पालन हो। इसी तरीके से वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग जिसमें कि परस्पर दूरी बनी रहती है, वह कार्य लो रिस्क रिलेटेड कार्य हो सकते हैं। टेक अवे हो, ऑर्डर इन फूड हो, वर्क फ्रॉम होम हो, या ऑनलाइन शॉपिंग जैसी एक्टिविटीज जिसमें फिजिकल कांटेक्ट कम से कम होता है, वह एक्टिविटीज हम लो रिस्क के अंदर ले सकते हैं। लो से मीडियम रिस्क में ऐसी एक्टिविटीज जिसमें वह खेल कूद जिसमें फिर भी डिस्टेंस बना रहता है, उनको हम समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडोर गैदरिंग हो तो हमारा एफर्ट्स वैक्सीनेशन पर उसी श्रद्धा के साथ बना रहे, ताकि अगर हम लोग वैक्सीनेटेड हो तो हम एक दूसरे को अपने आप को बचा सकते हैं और अपने द्वारा इन्फेक्शन के फैलने के खतरे को भी रोक सकते हैं। मीडियम और हाई रिस्क में हम वह इवेंट लेते हैं जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सबमिट किया है कि फोर्सफुल एक्सेलरेशन जहां पर होता है वह हाई रिस्क इवेंट हो सकती हैं। तो एक्सरसाइजिंग एट जिम, तो हमें वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या हद से हद तक अवॉइड करना है, डिस्टेंस को बनाकर रखना है। ऑफिस में रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इंडोर डाइनिंग किसी रेस्टोरेंट में हो, वहां परस्पर दूरी बनाकर रखें। और सैलून हो या बार्बर शॉप हो जहां पर कि आदमी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वह भी मीडियम और हाई रिस्क एक्टिविटीज हो सकती हैं। और सबसे ज्यादा हाई रिस्क एक्टिविटीज जैसे कि पार्टीज, बार्स और नाइट क्लब्स, कोई ट्रांसपोर्टेशन जहां पर हम बिना प्रिकॉशंस हों, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हों, मूवी थिएटर्स हों जहां पर कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा हो, और इसी तरह से कोई ऐसे कांग्रीगेशन किसी भी हद तक जहां पर कि प्रिकॉशन का पालन ना हो, स्पोर्टिंग की बड़ी बड़ी इवेंट जहां पर अधिक लोग आ रहे हों, मार्केटिंग और शॉपिंग मॉल्स जहां पर अगर हम जाए भी और हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, वह सब हाई रिस्क एक्टिविटीज के अंदर हम ले सकते हैं। इस समय पर जरूरी है कि जब देश में रिलैक्सेशन लाई जा रही हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करें ताकि हमारा वह रिस्क कम हो सके। हम इससे पहले भी इस विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क को पहने, मास्क को पहनते समय पर ध्यान रखें कि वह नाक और मुंह को क्लोज करे। मास्क को हम अगर नॉर्मल ढंग से प्रॉपर प्रोसेस से नहीं पहनेंगे तो यह एक झूठी सांत्वना होगी और हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा।
इसी तरह से अपने बीच परस्पर 2 गज की दूरी इसका पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें ताकि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम रोक सकें। इसी के साथ ही हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जब देश में एक्टिविटीज खुल रही हैं, रिलैक्सेशन आ रही है, मास्क को हम कंटिन्यूअस बेसिस पर और करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि ये छोटा सा एक बलिदान है, छोटा सा एक त्याग है, जिसके द्वारा हम अपने मूवमेंट को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं और साथ ही हम अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को और अपने समाज में सभी को बचा सकते हैं। हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, तो एक भी आदमी जो मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसके द्वारा इन्फेक्शन कई अधिक लोगों तक फैल सकता है। तो सभी अपना सामाजिक दायित्व निभाएं, यह हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जरूरी है कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें। हमें यह समझना होगा, लाइफ के न्यू नॉर्मल के रूप में मास्क का प्रयोग देश को और समाज को बचाने में सक्षम होगा। धन्यवाद। डॉक्टर रेणु स्वरूप जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको जीनोमिक सर्वेलेंस या जीनोम सीक्वेंसिंग जो हो रही है कंट्री में, उसके बारे में बताएंगे और उसका क्या करंट स्टेटस है। As all of you know, SARS-CoV is basically a virus, and the virus by its own nature mutates. ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है जो जैसे ही होस्ट सेल में जाता है ये रेप्लिकेट होता है, और जैसे ही इन्फेक्शंस बढ़ती हैं उसका जो रेट ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इंक्रीजेस, and because of that, as part of the evolution of any virus, it mutates. What happens is, when this viral RNA, there are genes in it, those gene sequences in it, there are changes which come into that, it becomes a mutation, which is a normal process. And this virus which has got the mutation in it is then known as a variant. But this is a very normal process of an evolution of a virus, and as it moves we see this happening. But yes, when does it really start impacting us? The impact comes in when we know that it is going to have impacts in terms of its transmission levels, or if we can then test it to see if there is an impact against any of the treatment. But one aspect we have to very clearly remember, और अभी जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल जी ने आपके सामने लास्ट स्लाइड में जो कहा, एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये दो चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। इम्पैक्ट ये चेंज होता है कि उसको हमें कैसे ट्रैक करना है और उसको देन वी हैव टू सी कि उसको हमें आगे कैसे ले जाना है। अब ये जो वेरिएंट्स हैं ये हम डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं, इनको नॉमेनक्लेचर्स दिए जाते हैं और जनरली WHO देता है ग्लोबल डेटा के बेसिस पे, हैविंग लुक्ड एट इट। We also have from the US and England different nomenclatures, and in India we go by the nomenclatures which WHO puts out for us, and they are in 3 different nomenclatures. When these mutations which happen, as I said, if there is any previous association with any other such similar variant which we feel can impact the public health, then it becomes a variant under investigation. We take it through investigation, we do all the studies, there is a continuous scientific and clinical correlation that is brought to it. The moment we do identify genetic markers, which we feel that these genetic markers are then going to have any association with the receptor binding domain, or it's going to have any such implications which could affect the antibodies or any aspect of the neutralizing assays, we then start calling them as variants of interest, because they have not yet been clinically identified or correlated. And the moment we get some evidence that yes, there is an increased transmission, and this is through field site, on-site clinical correlations, we do see the genomic variation that has been identified, clinically correlated, and we've seen an increased transmission, it then becomes a variant of concern. And you all have been following this science and this genomics activity, and you have seen that
in the last couple of months, the first variant of concern was the one which was announced by the UK, where it was identified. And subsequently, we now have 4 of these, which the WHO has called alpha, beta, gamma, and delta. As we all know, delta was the one which, yes, in India it was identified. And in fact, it was the Indian scientist who identified it, put it onto the global database. There is a global database. And because of the genomic surveillance that was done within our country, it also helped globally many other countries then to identify it on the global database. And then it was noted that it was found in many countries. And today, as we've seen, it is there in many countries. Now, as we move this delta, as it moves ahead, and as we've said, there will be a continuous process of this evolving. Now, on this delta variant that we have recently noted that there is one more mutation which has come in, which is likely to impact the receptor binding domain, likely to impact the neutralizing aspects, and that is the on the B617.2, which is the delta 1, we now have this K417N. So we say it's a delta, which is B617.1.2 plus K147N. So that really is what your delta plus is. Plus means there's an additional mutation which has come to the delta, which is now being looked at by the scientists. This whole, and this is really a sublineage that moves ahead. So that is the true interpretation of this delta plus, as you may call it. What really is it going to be in terms of the public health impact? So now what we are looking at and trying to see, and in the presentation which Dr. Surjit Singh will make, he will give you the complete information on it. What is it that we are trying to see? Is there an increased transmission? How is it going to impact? And the same measures that we have been doing for tracking the delta is also continuing for this. We all know that INSAGOG, which is the Indian SARS-CoV consortium, which you're going to hear a presentation of, has through these months been able to do all this exercise. We today have, in fact, now over these months as we've expanded, we have 300 sentinel sites across the country from where the samples come. So we've covered the entire country, all the districts, all the states are being covered, and from 300 sites the samples are coming. 28 sequencing labs, but we also have a hospital network which has now been brought on. This hospital network is to look at samples which come in, which let us know what is the severity, what is the clinical correlation, what are the breakthrough infections, what are the reinfection cases. So the network now covers the whole country. And through these 300 sites that have been giving the samples in all the states, we have, in fact, more than 65,000 samples which have been taken from these states and processed. More than 45 to nearly 50,000 samples have been analyzed, and you will see the details where we have about 50% of them now being reported as variants of concern, and the delta has been there. We've been seeing how it is moving and taking it forward. What we would just like to say here is, and Dr. Surjit Singh will in his presentation highlight, that these variations will continue. This is not a new phenomenon. The viruses will continue to mutate as long as the pandemic remains, but as responsible citizens, we all have to continue to go ahead with our COVID appropriate behavior. We have to, the public health interventions, the Ministry of Health has regularly, through these reports which come in from the INSAGOG, been in touch with the state governments. The INSAGOG now has a site, a portal where all our data comes in. There is a weekly report which is brought out, a weekly bulletin which is issued, and that information goes to the state governments so that there is an immediate action which is taken. You did see on this variation of the 617.2 plus K417N, which is now being called as Delta Plus, there has been an immediate response from within the states, which we have seen, and he will give you the details of the 12 states and around 50 such samples, which are being watched and tracked very, very carefully. So with this, I would just like to stop and hand it over to Dr. Surjit Singh with, again, the closing message that let us not forget that our public health intervention or our COVID appropriate behavior, which is a very important aspect of it, does not change even if the variants change
and they keep coming up with new variations into it. So we will continue to track it, and these sites that we are doing, these large number of sites and samples, will give us an indication of if there is any new variation which is coming on any of these lineages, of whether they are delta or alpha. These are the two which are there in our country, and we will keep watching them carefully. Thank you very much. Dr. Sujit Kumar ji. बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैडम ने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, INSACOG जो जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम है भारत सरकार का, जिसमें कि मुख्यतः हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के विभिन्न इंस्टीट्यूट इस कंसोर्शियम में शामिल हैं। ये शुरुआत के समय में इसमें 10 लैब थे, आज इसको एक्सपेंड करके 28 लैब और जोड़ दिए गए हैं, और उसी के साथ राज्यों ने भी अपने अपने लैब्स को इसमें जोड़ना चालू कर दिया है, और वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में सीक्वेंसिंग आरंभ कर चुके हैं। इसी के साथ मैं 2 बातें और बताना चाहूँगा कि इस कंसोर्शियम को मॉनिटर करके एक फ्रेमवर्क बनाया गया है सरकार का, जिसमें साइंटिस्ट और मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज दोनों शामिल हैं। एक इसकी सबसे ऊपर की स्टीयरिंग कमेटी है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, दूसरी इसके नीचे कमेटी है हमारी जो साइंटिफिक एंड क्लिनिकल एडवाइजरी ग्रुप, जिसको हम सैग कहते हैं, तीसरा हमारा जो रिसर्च का लेबोरेटरी नेटवर्क है वो है, और चौथा इसका मुख्य स्तंभ है NCDC, जिसका कि IDSP नेटवर्क है, जो कि सैंपल लाने और एपिडेमियोलॉजिकल कोरिलेशन में इसकी मदद करता है। अब हम जीनोम सीक्वेंसिंग का जरा सा आपको एक रेलेवेंस बताना चाहेंगे। जैसा मैडम ने बताया, वायरस का, RNA वायरस का पर्टिकुलरली म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको कि हम सब लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजीज के ट्रांसमिशन पर कितना पड़ रहा है ये देखने के लिए। क्या जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं उसमें क्लिनिकल सीवियरिटी भी दिख रही है, या हम कोई म्यूटेशन ऐसा देख रहे हैं जो कि री इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहा है, और क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी में अगर कोई नए म्यूटेंट का असर आ रहा है, ये देखने के लिए। और इसी के साथ हमको एक और पहलू भी हम इसका देखते हैं, वो है जो हमारे अवेलेबल टेस्ट हैं, क्या वो हमारे नए म्यूटेंट वायरस को डिटेक्ट करने में भी उतनी सफलतापूर्वक कारगर है कि नहीं। इसके बारे में हमारे सर डॉक्टर बलराम भार्गव सर आपको थोड़ा और बताएंगे कि इसके बारे में विभिन्न प्रक्रियाएं जारी हैं। अब जहां तक सीक्वेंसिंग की बात है, सीक्वेंसिंग में हम लोग 2 प्रकार के, एक तो प्रोस्पेक्टिव सर्वेलेंस करते हैं और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं। ये मैं आपको इसके बारे में 2 पहलू बताना चाहूँगा। पहली चीज़, हमारे टारगेट सैंपल्स क्या हैं, कौन से सैंपल्स को हम सीक्वेंस करना चाहेंगे, और दूसरा इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। टारगेट सैंपल हमारा, जैसा कि आपको शुरू में मालूम है, इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हमने टारगेट किया, ये जानने के लिए क्या कोई विदेशी आदमी हमारे देश में इस प्रकार का नए म्यूटेशन वाला वायरस लेके अंदर तो नहीं आ रहा, जिससे कि वो भविष्य में एक हमारे लिए पब्लिक हेल्थ का खतरा बन सके। दूसरा, हमारा कम्युनिटी का हमने सर्वेलेंस किया, और कम्युनिटी के सर्वेलेंस में हमारा इनिशियल पार्ट में उद्देश्य ये था, ये जानने के लिए कि क्या ये नए म्यूटेंट, जिसको कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, अल्फा वायरस, वो हमारे देश में मौजूद है कि नहीं। तो उसके लिए हमने 1 महीने पुराने 5% सैंपल जो RT-PCR से, जिसकी CT वैल्यू 25 से कम थी, उनको टारगेट किया, और उनके जरिए ये जानने का प्रयास किया कि ये वायरस और नए म्यूटेंट वाला वायरस हमारे देश में है कि नहीं। तो ये अचीव करने के बाद हमने अपनी स्ट्रेटजी को परिवर्तित किया। स्ट्रेटजी को हमने WHO की स्ट्रेटजी से मेल के हिसाब से तारतम्य किया, और वो करने के बाद हमने अब जो हमारी कम्युनिटी सैंपलिंग स्ट्रेटजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटिनल सर्वेलेंस स्ट्रेटजी, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही माना हुआ कारगर तरीका है। इसमें हमने पूरे प्रदेशों में सेंटिनल साइट्स नियुक्त की हैं। सेंटिनल साइट 2 प्रकार की हैं, एक तो लैब और दूसरे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से और सेंटिनल साइट से, इनमें हमने ये ध्यान रखा है कि वो हर जिले का रिप्रेजेंटेशन उस पर्टिकुलर लैब में, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में दिया जाए। इसका 2 पर्पज़ है। लैब का पर्पज़ ये है कि ये देखना कि ट्रांसमिशन किस हिसाब से चल रहा है, और हॉस्पिटल के सैंपल का पर्पज़ है कि सीवियरिटी किस हिसाब से इम्पैक्ट हो रही है। इसके बाद में एक और पहलू आपको बताऊंगा जो हॉस्पिटल नेटवर्क का मैडम ने जिक्र किया। तीसरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसका, वो है री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू। जहां सेंटिनल सैंपल्स हम एक परसेंटेज में लेते हैं, एक सैंपलिंग करते हैं उसकी, यहां पर री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के हर केस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। उसका कारण यह है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा री इन्फेक्शन का केस और कौन सा वैक्सीन फेलियर का केस
एक नए म्यूटेंट द्वारा हुआ और उसमें कितना प्रतिशत आ रहा है, क्या वैक्सीन हमारी नए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के कारण वैक्सीन की एफिकेसी प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आइए इसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारा क्या है। सबसे पहली चीज है सैंपल्स कम्युनिटी से उठाना और या लैब से उठाना या सेंटिनल साइट से उठाना। इनको उठाने के लिए हमारे आईडीएसपी का नेटवर्क जो कि हर जिले में हर राज्य में फैला हुआ है, वो हमको इसमें मदद करते हैं कि सही सैंपल जो कि रैंडमली पिकअप हो और जो हमारे टारगेटेड पॉजिटिव केसेस जिनकी की सीटी वैल्यू वगैरह सब जांची जाए, उसको किस तरीके से लैब तक पहुंचाएं। और इस लैब नेटवर्क का हमने एक राज्य वाइज डिवीजन किया है जिससे कि लैब में एक पर्याप्त मात्रा में सैंपल पहुंचे और उनकी सीक्वेंसिंग हो। लैब सीक्वेंसिंग करने के पश्चात दो काम करती है, एक तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाई करती है जिसका कि ऑलरेडी लेट डाउन जीनोम सीक्वेंसिंग उनके पास मौजूद रहता है। वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो हमको आईडीएसपी को बताने के बाद, एनसीडीसी को बताने के बाद आईडीएसपी उसको सीधा राज्य को बता देता है। दूसरा है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा म्यूटेशन देखा जो जीनोमिक पर्सपेक्टिव से ऐसे एरिया में है वायरस के जिससे कि ट्रांसमिशन, सीवियरिटी या री इन्फेक्शन या इम्यून एस्केप मैकेनिज्म प्रभावित हो, तो उस म्यूटेशन को वो साइंटिफिक एंड क्लिनिकल एडवाइजरी ग्रुप के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वहां पर पूरे देश के एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप है वो इसको अवलोकन करता है और अगर वो पाता है कि ये पब्लिक हेल्थ पर इंपैक्ट डाल सकता है तो हमारे वो आईडीएसपी एनसीडीसी को बताता है और आईडीएसपी उसको फिर कम्युनिटी में डिटेल में जाके ये देखता है कि जिस एरिया से ये म्यूटेशन आया उस एरिया में सर्ज किस हिसाब से चल रही है और क्या उस एरिया में और म्यूटेशन के केसेस मौजूद हैं कि नहीं। ये एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम सबको ये समझना जरूरी है कि म्यूटेशन, नया म्यूटेशन डिटेक्ट होते ही हम उसको ये कहने में किसी तरीके से सक्षम नहीं होते कि ये ट्रांसमिशन बढ़ाएगा या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा या इसके तुरंत एकदम से पब्लिक हेल्थ एक्शन या ये एक्शन कर लिए जाएं या क्यों नहीं किए गए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे डिटेक्ट हुआ वैसे ही काम क्यों नहीं किया। कारण उसका रहता है जब तक कि उसको साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोरिलेट करके हम इस बात को सत्यापित न कर लें कि इससे ही ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, उसके लिए हमको वीक बाय वीक बढ़ता हुआ ग्राफ देखना पड़ता है और बढ़ते हुए ग्राफ में वेरिएंट का प्रोपोर्शन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं। इसको हम दोनों को साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड से और जब हम पाते हैं कि जो सर्ज बढ़ रही है उसी के अनुपात में हमारा वेरिएंट भी बढ़ रहा है, इन दोनों को कोरिलेट करने के बाद हम उसको ये कह पाते हैं कि हाँ ये वेरिएंट हो सकता है जो कि सर्ज दे। अब उसका फायदा ये होता है कि हम दूसरे अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में जहां हमें इस प्रकार का नया वेरिएंट मिलता है उसको हम सजग कर सकते हैं और उसको एक एडवांस प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये हमको एक बेटर तरीके से समझने में करता है। लेकिन फिर मैं यही बात कहना चाहूंगा, बचाव इससे मुख्य बचाव हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। जिस कोई भी वेरिएंट हो, कोई भी हमारी किसी किस्म का भी ट्रांसमिशन हो, हमको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा मदद करेगा। अब मैं आपको ये जो मैडम ने अभी बताया कि स्पाइक एरिया में जो हमारे म्यूटेशंस हैं जो कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहे गए हैं आज की तारीख में, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। इसमें आप बस मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो N501Y जो वेरिएंट जो आपको म्यूटेशन है जो आपको पहले 3 वेरिएंट में मिलेगा और ये तीनों वेरिएंट हमने हमारे जो है पहले ही आइडेंटिफाई हो चुके थे और जिसके कारण कि हमने देखा था कि कई देर जैसे साउथ इंग्लैंड में काफी एक्सपोनेंशियल सर्ज मिला, हमारे देश में भी पंजाब में इसके प्रति सर्ज मिला, दिल्ली में भी इनिशियल पार्ट हमको इसके कारण मिला। और इसी प्रकार अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्पाइक वाला जो एरिया है जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग जो अभी मैडम ने बताया था, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होता है, उस एरिया में जो म्यूटेशन होता है वो पर्टिकुलर म्यूटेशन जीनोमिकली इस हिसाब को हमको एक इशारा देता है कि शायद ये किसी प्रकार की पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस से को इम्पैक्ट कर सकता है। मैं बार बार वही बात कहूंगा, जीनोमिक पार्ट एक है, एपिडेमियोलॉजिकल पार्ट एक है। कभी हमेशा जरूरी नहीं है कि जो जीनोम का हम स्ट्रक्चर देखें वो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट दे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना कि पूरे स्पाइक एरिया में कम से कम 1273 जीनोम्स होते हैं, तो उन जीनोम से म्यूटेशन आते रहना कोई सामान्य, कोई ऐसी अनहोनी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जब हमें वो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट देखेगा तो हम डेफिनेटली उसको आगे की तरह मॉनिटर करेंगे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, राज्यवार हमने स्टेट वाइज वेरिएंट्स देखे हैं और पाया है करीब 21,156 हमको आज तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिफरेंट टाइप के मिले हैं विभिन्न राज्यों में। इसमें 8 राज्य मुख्य तरह इंपॉर्टेंट हैं जिनमें कि हमको 50% से ज़्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न मिला है और इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,
केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये मुख्य राज्य हैं जिनमें कि इसका जो हम जिसको कह रहे हैं डेल्टा वेरिएंट, उसका प्रतिशत 50% से ज़्यादा लोगों में पाया गया। तो ये हमने स्थापित करने के बाद इसको ये कहा कि एक्सपोनेंशियल सर्ज जो हमने दूसरी उसमें देखी वेव में, वो काफ़ी हद तक इस वेरिएंट के द्वारा भी ड्रिवन थी। ये अगर हम वीक बाय वीक इसको देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे B117 जो आपको इनिशियल पार्ट में नीले रंग का ज़्यादा दिखाई दे रहा था, जैसे ही मंथ बाय मंथ आगे चलते जाएंगे तो देखेंगे आप आज की तारीख में 90% हमारे केसेस जो है B1.617.2 से ड्राइव हो रहे हैं। मतलब जो प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल्स जो हम सीक्वेंस कर रहे हैं उसमें हमारे 90% सैंपल्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट के द्वारा आ रहे हैं। यही हम अगर इसमें देखना चाहें कि किस प्रकार से ये वेरिएंट का फैलाव बढ़ा है, तो अगर आप देखेंगे तो आखिरी में हमारा आखिरी वाले ग्राफ में जिसमें रेड दिख रहा है आपको, तो करीब करीब 80% से ज़्यादा हमारे सैंपल्स आज की तारीख में किसी भी उसमें देखेंगे तो वो एक हमको ये दिखा रहे हैं कि किसी प्रकार इस वेरिएंट का, जो मैं आपको बार बार बता रहा था पहले, कि जब तक ये प्रपोर्शन हमारा उसके केसेस के बढ़ने के प्रपोर्शन से मेल नहीं खाएगा तब तक हम इसको ये नहीं कहेंगे कि पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट हमारा इस पर है। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा B1 जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है वो किस प्रकार समय के साथ बढ़ा है। अगर दिसंबर में देखें तो हमारा देश बिल्कुल वो इस वेरिएंट से प्रभावित नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि मार्च में 52 जिले हमारे देश के जिनमें कि ये वेरिएंट पाया गया था, और अगर आगे हम देखें तो आज की तारीख तक हम 174 जिले हमारे ऐसे हो चुके हैं जिनमें कि हमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रभावित रूप से मिला है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन सभी जिलों में हम लोग एक मॉनिटर कर रहे हैं ट्रेंड को, लेकिन आज की तारीख में जो हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है वो ट्रेंड हमारा एक इसके द्वारा पहले आई गई सर्ज के एक डाउनफॉल के द्वारा दिखाई दे रहा है। ये मैं करंट स्टेटस आपको बताना चाहूँगा। जो 174 जिले हमारे पूरे 35 राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें के मुख्यतः अगर आपको जो मैंने पहले भी बताया महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और गुजरात, लेकिन इन सभी जगह पे एक सा सिनेरियो नहीं रहा। कहीं पर पहले हमको डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा मिला, शुरू के पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सी जगह हमको B117 पहले ज़्यादा मिला अल्फा वेरिएंट, जिस अल्फा वेरिएंट को ग्रेजुअली जो है हमारे डेल्टा वेरिएंट ने रिप्लेस कर दिया। तो ये हमको एक नया पहलू बताता है कि डेल्टा वेरिएंट इज ए स्ट्रॉन्गर वेरिएंट देन B117। तो B117 जहाँ था उसको इसने टेक ओवर कर लिया, और आज की तारीख में अगर हम टोटल एनालिसिस देखें तो अल्फा वेरिएंट हमारा करीब 4000 लोगों में पाया गया है, बीटा वेरिएंट हमारा 149 बहुत कम है, गामा हमारे यहाँ सिर्फ एक केस में पाया गया है जो कि हमारा ब्राज़ील से में जो डिटेक्ट हुआ था पहली बार, और B1617 जो हमारा 0.2 और 0.3 बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ करीब करीब, और कप्पा वेरिएंट जिसको कि हम 0.1 कहते हैं वो हमारा दोनों को मिला के अगर देखें तो 16,238 केसेस में ये वेरिएंट पाया गया। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है कि जो हमारे वेरिएंट का प्रोपोर्शन है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे पूरे सैंपल्स में जो 10% था जनवरी के माह में 10.31, वो आज की तारीख में 51 हो चुका, जैसा कि मैडम ने भी अपने उसमें बताया था। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपको पुराने जो हम मैडम ने भी उस जिसको इशारा किया कि K417 जो हमारा नया म्यूटेशन एक देखा गया है डेल्टा वेरिएंट में। चूंकि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसके सब लीनिएज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहा जाएगा। जस्ट ये मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं, और ये सिग्निफाई करता है प्लस कि कोई भी एडिशनल म्यूटेशन जो डेल्टा वेरिएंट में है उसको एक प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी ये बात नहीं है कि प्लस का मतलब कोई ज़्यादा तीव्रता से ट्रांसमिशन बढ़ेगा या कोई ज़्यादा सीवियर डिजीज करेगा, ऐसा कुछ इसमें ये प्लस नहीं इंगित करता। बाकी अलग साइंटिफिक एविडेंस करेगा तो हम निश्चित रूप से आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन जहाँ तक इस म्यूटेशन की बात है कि ये इसको पब्लिक हेल्थ की सिग्निफिकेंस का क्यों माना गया, आज की तारीख में हम देखें जहाँ पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस हैं, और भारत की जैसे कि आपको खुद भी जानकारी है, भारत के जो आज की तारीख में जो केसेस हैं वो केसेस भी बहुत ही एक सीमित संख्या में हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं, और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। ये मैं बात आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जब तक इसको कोरिलेट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। उसके कारण हमारे हिसाब से ये है क्योंकि इसके
म्यूटेशंस भी वही हैं जो डेल्टा म्यूटेशन है। तो डेल्टा का म्यूटेशन और इसका म्यूटेशन पर्टिकुलरली बाकी चीजों में बिल्कुल एक सा है। तो जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल उस वेरिएंट में था वही इस वेरिएंट में रहेगा। रही बात इस पर्टिकुलर म्यूटेशन की K417N की, तो इसको दो चीजों के लिए पाया गया है। नंबर एक, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, नंबर टू, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज का जो हमारे यहाँ पर क्लिनिकली उपयोग में, तो उसका भी बहुत सीमित मात्रा और केस बहुत कम है। इसलिए हम दोनों ही के बारे में अभी साइंटिफिक एविडेंस से कोई भी चीज कहना अब संभव नहीं है। ये हमारे केसेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताता है कि आज की तारीख तक जो हम 45,000 से ज़्यादा सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं। टोटल कुल मिला के 65,000 तक करीब हम लोगों ने सैंपल्स को प्रोसेस किया अलग अलग तरीकों से, और उसमें जो ये पाए गए तो आप देखेंगे इसमें मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में 9 केसेस हैं, उसके बाद केरल में, और उसके बाद हमारे एक जो है मध्य प्रदेश में 7 केसेस पाए गए हैं अब आज की। तो ये हमारे राज्य हैं जहाँ पे कि हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और इन राज्यों में भी ये अलग अलग जिलों में बटे हुए हैं। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर राज्य में ये नहीं कह सकते कि 7 से लेके 20 हो गए एक ही दिन उसमें, या एक ही उसमें कुछ इतने दिनों में, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक पैनी निगाह रखे हुए हैं, और जैसे ही उसमें कुछ मुख्य तब्दीली आएगी तो हम डेफिनेटली साइंटिफिक एविडेंस से उसको आपको भी बताएंगे। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन की बात है, हम इस इंफॉर्मेशन को रेगुलरली स्टेट से शेयर करते हैं, ईमेल के द्वारा भी। वेरिएंट ऑफ कंसर्न मैंने आपको बताया, जैसे ही हमको मिलती है, क्योंकि इसके बारे में सब चीजें सबको मालूम है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम उसको रखें। जैसे ही हमको लैब से रिजल्ट मिलता है एनसीडीसी में आने के बाद में, क्योंकि एक राज्य का पूरे देश का एक खाका होना जरूरी है, इसलिए उसको करने के बाद में वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से शेयर किया जाता है। दूसरी चीज है नए जीनोम के बारे में, वो मैंने आपको कहा वो बिल्कुल क्लियर होना बहुत आवश्यक है। कभी भी कोई नया म्यूटेशन हमको जीनोमिक एक्सपर्ट बताते हैं, तो उस जीनोमिक एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए नए म्यूटेशन को पहली चीज साइंटिफिक एंड एडवाइजरी ग्रुप देखता है। जब वो उसको पाता है, सेटिस्फाई होता है, तो 7 से 10 दिन तक लगते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप देखने के बाद उसको रिकमेंड करता है, फिर राज्य को दोबारा पूछा जाता है कि आपको क्या क्लिनिकल सीवियरिटी और दूसरी दिखे। कई बार राज्य से और सैंपल्स मंगाए जाते हैं, और सैंपल्स मंगाने के बाद उस चीज को स्थापित करने की कोशिश की जाती है क्या यह क्लिनिकल सीवियरिटी और वो दे रहा है। तो जब ये चीजें हो जाती हैं उसके बाद ही हम इसके बारे में कोई स्पष्ट साइंटिफिक ओपिनियन बना पाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, और जो वो समय लगता है वो एक साइंटिफिकली वैलिड टाइम है। इस किसी भी तरीके से हम इसको ये नहीं कह सकते। दूसरा एक ये जो कम्युनिकेशन हमने बताया, इसमें विभिन्न महीनों में कन्वेंशन की जाते हैं, राज्य वाइज एक वीसीज भी की जाती हैं हर लेवल पे, और वीकली बुलेटिन जैसा कि मैडम ने बताया वो भी है। एक मैं नया हॉस्पिटल वाली बात कहूंगा, क्योंकि 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक है हमको क्लिनिकल से पहले वेरिएंट दिखे उसको हम क्लिनिकल सीवियरिटी देखें, दूसरा है क्लिनिकली सीवियर डिजीज दिखे उस सीवियर डिजीज के प्रोपोर्शन में हम वेरिएंट को आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए जो मैडम बता रही थी कि हॉस्पिटल के एक नेटवर्क से हम लोग सैंपल्स क्लिनिकल सीवियरिटी वाले मंगा के उनमें भी जीनोम सीक्वेंसिंग हमने चालू की है, और उसका भी एक हमारा नई प्रक्रिया से ही चालू है। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव जी। Sorry. So we have heard about the mutation. So I will specifically talk about the Delta variant and why mutations occur, what mutations occur, and where mutations occur. So why does SARS-CoV-2 virus mutate? And then I will talk a little bit about the efficacy of the vaccines that is in the global literature and what we have established in India in terms of this vaccine efficacy. So viruses will mutate if there is a random error of duplication, or there is an immune pressure after treatment, whether it be by vaccines, whether it be by monoclonal antibodies, or by the use of convalescent plasma. So they will put a pressure on the virus, so virus starts changing to survive. And the other reason, if COVID inappropriate behavior is there, then the virus finds excellent host to grow, and it becomes more fit and more transmissible, so it becomes more robust if COVID appropriate behavior. So uninterrupted transmission due to lack of COVID appropriate behavior, and the virus transits more and acquires fitness. What happens due to mutations? There could be clustering of infections, there could be increased transmissibility, there could be immune escape capability,
there could be neutralization, escape from monoclonals, and improved binding inside the lung cells and increased severity of the infection. But sometimes what happens with these mutations, there may be no effect, which are insignificant mutations mostly, or they may render the virus non-viable. Now, we've heard about the variant calling system, and I will not go into detail, only just to emphasize the point that variants of concern are 4, alpha, beta, gamma, and delta, and they are due to increased transmissibility, change in virulence or disease presentation, and evading the diagnostics or drugs or the vaccines. So this is the variant of concern. However, variant of interest, which are several epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, several of them, and they are not necessarily that they will all turn into variant of concern. They are detected in multiple countries. They can be responsible, some localized clustering of infections, and rapidity of spread is not present. Sorry, yeah. So the variants of interest and variants of concern that we have first isolated. So now what happens is that you detect the mutant, you isolate it, then you culture it, you grow it. You grow it in the laboratory, then you test for vaccines, and people who have been vaccinated by different vaccines take their serum and test it on this culture medium in the laboratories. So we isolated the alpha in December 2020 for the first time in the world. We cultured it, first country actually to culture it in and this was from UK returnees in Chennai. Then the P2 or the Zeta variant from UAE returnees in Mumbai, and then the Kappa, Delta, and the Delta Plus. Fortunately, we have been able to culture the Delta, and very recently we've also cultured the Delta Plus. And now we are testing in the laboratory whether the vaccines are effective against Delta Plus. We have enough data against Alpha, Beta, and Delta, which I will talk about shortly. Now, just the Delta variant, and let's focus on the Delta variant. So the Delta variant has about 15 to 17 mutations and was first reported in October 2020, and it is responsible for more than 60% of the cases in Maharashtra in February 21. And it has spread to 80 countries now. So the Delta variant is in 80 countries, and it has 3 subtypes: B1.617.1, 0.2, 0.3. And it is the 0.2, the middle one, which is classified as the Delta variant of concern because it has increased transmissibility, it has stronger binding to receptors in the lungs, it has potential reduction of monoclonal antibody response, and potential vaccine escape. Now, as ma'am and Dr. Sujit Singh have clearly mentioned, that there is another variant of the Delta, which is called the Delta Plus, which is only in the receptor binding domain. There are another small 3 mutations that are occurring, and that is being characterized. And we have found the Delta variant increased cases, that is more than 25% of the cases in 16 countries where it is more than 25% of the total, which includes United Kingdom, United States, and several parts of right up to Australia. Now, here I want to tell, and I'd like you to focus on this slide, because this is talking about the reduction of the neutralization capabilities of the vaccine with the different variants. Now, this is based on global literature. So Covaxin does not change with the alpha at all. Whatever it is with the standard strain, it is same with the alpha. However, Covishield reduces slightly, 2.5 times it reduces. The Delta variant, if you look at it, Covaxin is effective, but the antibody response is slightly reduced, 3-fold reduction, and in Covishield it is 2-fold reduction, while in Pfizer and Moderna it is 7-fold reduction. So the antibody response with these variants is reduced. However, you may have a vaccine which has antibody response here, and you may have an antibody, but that is reduced this much. You may have a vaccine which has an antibody response here, and that is reduced this much. So ultimately they will probably come out to be together. So Covishield and Covaxin work against the variants of SARS-CoV-2, alpha, beta, gamma, as well as delta. That is well established for these 2 vaccines.
Now, the question comes to our mind, what happens to Delta Plus and this vaccine? So that, as we said, Delta Plus is present now in 12 countries. 48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized. One patient here, or 2 patients here, or 7 here. So it is very localized. And this virus has also been isolated and has been cultured now. And we are doing the same test that we have done for alpha, beta, gamma, and delta, looking at the laboratory test to check the vaccine effect. And this is ongoing, and we should have these results in about 7 to 10 days' time, whether the vaccine is working against the Delta Plus. This will be first results in the world. It's not available yet anywhere. So I said 49 cases from 10 states, and public health intervention are cluster containment, and that has to be done. Isolation and treatment of cases, quarantine, and ramp up of the vaccination. So wherever you find a cluster, so if you have found 1 case or 8 cases or 9 cases, so there you have to contain it and isolate those people, look at their contacts, and also do the vaccination of the vulnerable people. Now this is another slide which is talking about how the viruses have been cultured. If you can look at the first this is clearly showing India was the 5th country to culture the SARS-CoV-2 virus, and that was in March of 2020. India was the first country in January of 2021 to culture the alpha virus or the UK virus, and then we studied the vaccine. Then in February we cultured this, and in April and in June we have been able to culture even the Delta and the Delta Plus, and this is all in peer-reviewed scientific publications, which is and it is available in the public domain. So what happens with the neutralization variants for vaccine? I've earlier mentioned the global literature. Now I'm talking about what is the Indian literature, where we have found the efficacy of against this, the alpha, beta, and the delta is very much there with Covaxin, and this is well demonstrated and is published in these journals that are there. So I think this is my last slide, and I won't hang on. The way forward is that public health prevention strategies do not change with variants. However, the COVID-appropriate behavior and vaccination has to continue, so that has to continue. But continuous monitoring of these mutations is important to track whether the vaccines that we are using are effective and whether this new variant that is coming is more transmissible, and is it causing more severe disease which may require hospitalization. So this is why continuous monitoring is essential. And more important, the next step beyond this is that if need be, the vaccine composition can be changed as per the circulating variants of interest and the variants of concern. So that can also be done very easily, more so easily with the RNA vaccines, but can also be done with the whole virion vaccine, and other, the adenovirus-based vaccine can also be modified. So friends, I just want to say one last point, that the second wave is not yet over in our country. We have still got 75 districts which have more than 10% prevalence. We have 92 districts which are between 5 and 10% prevalence. And as Love has mentioned, that 565 districts are less than 5%. So large part of India is the second wave is over. However, these districts are important, and it is possible for us to avert a big third wave, provided individuals and societal behaviors, protective behaviors are adhered to. We avoid mass gatherings, correct and consistent use of the mask, vaccination of the priority groups, any indicative hotspots that we find, they need to be immediately identified, and that is what we have done with the Delta Plus. Immediately identified whether they are hotspots, whether that virus is going to be significant or not, we do not know yet. But we've identified where it has just suddenly emerged and isolated those people, and ring vaccination has been initiated in those areas.
And the most important is that the district level test positivity rate, which is posted on the Ministry of Health website, needs to be clearly monitored by the districts to ensure if it is going beyond above 5%, then we need to impose strict restriction, and that is the most important point, and that will help us guide us through this pandemic. Thank you so much. Thank you, sir. We'll take a few questions. I see a lot of friends today. So I will request everybody to ask one question each so that we can take a large number of questions. Okay? So we start with 15. Sir, my first question is related to the vaccines for children and pregnant females. Sir, when it is expected that we can get vaccines for children and pregnant ladies, as well as another question is that there are two deaths which has been reported from Madhya Pradesh. It is related to those this particular variant, that is the mutant one, Delta Plus. And these particular cases are related to those who have already taken 2 doses or they have not taken doses. Answer the pregnancy question? Yes. So, okay, go ahead. Up kar lijiye. Yeah, okay. So in terms of pregnancy, the Ministry of Health is given this guidelines that they can be given, the vaccine can be given. We have also demonstrated from the ICMR, from the Preg-COVID registry, that vaccination is useful in pregnant and it should be given. In terms of children, that is still a debatable question, and you know there is only one country in the world which is giving vaccination to children at the moment. Whether very small children will ever need a vaccine is still a question, Till such time we have more data available on vaccination of children, we will be not in a position to vaccinate children at large. However, we have started a small study on children between the age of 2 years to 18 years, and we should have the results of that by September or so, September, October, so that we can take some time. However, the international literature is still being, the jury is not out, and they're still debating whether children need to be vaccinated. We have seen some complications in children outside. We have seen in the US, we have seen some, and that's the only country which is vaccinating. We have seen some cardiomyopathy in children with those vaccines, so that still remains to be unanswered at the moment. देखिए, जो डेथ्स के विषय में आपने एक इशू अभी रेज किया है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कंसिस्टेंटली आज जितने भी स्पीकर्स हैं सबने एक पॉइंट हाईलाइट किया है। वह पॉइंट यह है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वह साइंस एड करती है, साइंस हमें इनपुट देती है जिसको हम एपिडेमियोलॉजिकली एनालाइज करते हैं, उसका पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट देते हैं, उसके बेसिस पर क्या हमें स्टेप्स लेने हैं उस पर काम किया जाता है। तो जैसे आपने एक डेथ के बारे में या 2 डेथ के बारे में अगर आप कह के उसको एक प्रीएम्प्टिव वे में अपनी तरफ से अगर कंक्लूजन देते हैं तो कई बार वह पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से गलत हो सकता है। डॉक्टर सुजीत ने बड़े डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, मैडम ने भी इसके बारे में बताया, सर ने भी इसके बारे में बताया कि जब हम एक टेस्ट करते भी हैं, चाहे वो जीनोम सीक्वेंस रिलेटेड है, चाहे वो वैक्सीन रिलेटेड है किसी से, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको कोरिलेट किया जाता है, उसके एक प्रोसेस होता है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई केस पर्टिकुलर आता है तो उसके बारे में हम कोई भ्रांति ना रखें, उसको साइंटिफिकली एनालाइज किया जाएगा, उससे रिलेटेड पब्लिक हेल्थ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बेसिस पे एक्शन आपको प्रपोज किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, जैसे सर ने कहा है कि आज भी कुछ जिले देश में अगर ऐसे होते हैं जहां पर केस पॉजिटिविटी हाई है, या फ्यूचर में भी कैसे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि बहुत सिंपल टास्क है बट जो हमारे जीवन का एक पार्ट बनना है, उस पर हमारा ध्यान बिल्कुल ना हटे। Here I will add one more point, and I would like you to bring to one of the largest database that we have just published in the Indian Journal of Medical Research on frontline workers, 1,17,524, where after 2 doses the death was 0.06 per thousand. Okay. Number 10. This is in public domain. You can just go to the ICMR website and you can find it. So my question is to
Dr. Sujit Singh and also to Love Agarwal. Sir, Maharashtra has just altered the unlocking process because of the variant Delta Plus. Like you said, it is not a concern. Should other states also do the same? And also, sir, on fake vaccination that we are seeing in Maharashtra and also in West Bengal, how is ministry reacting to that? The complaints of fake vaccines coming up. The first part, unlocking, what do you want to say? देखिए, जब महाराष्ट्र इट वाज मैक्सिमम अफेक्टेड, आपने देखा पूरे वहाँ पे 31 जिले में पॉजिटिविटी रेट वाज मोर देन 20 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस बीमारी का फैलाव था, उसको देखते हुए ये बहुत आवश्यक है वो गाइडेड चलें। नंबर 2 बात, जो डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही वेरिएशन था, और उसके के कारण आप देखेंगे कि न केवल अर्बन एरिया बल्कि रूरल एरियाज भी बहुत हद तक अफेक्टेड थे। तो एक बहुत ही सावधानी पूर्वक उन लोगों को अनलॉकिंग करना था। अभी भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि थोड़ा केस का आपको राइज वहाँ पे देखा होगा महाराष्ट्र का, लेकिन ये राइज कॉमन फिनोमिना है। ये हमको इसके लिए तैयार रहना होगा। हमको कहीं पर थोड़ा बहुत राइज आएगा, क्योंकि ससेप्टेबल पूल जब तक हमारा है, जब तक वैक्सीनेशन कवरेज हमारा प्रॉपरली नहीं है और हर आदमी अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें तो हम लोगों को परेशान करेंगी। तो इसीलिए बार बार इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि वेरिएंट का अपना एक रोल है, लेकिन उसके साथ ही मुख्य रोल है हमारा वैक्सीनेशन का, मुख्य रोल है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, और मुख्य रोल है हमारा इन सब चीज़ों की कंप्लायंस के लिए जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए जाते हैं उनको अप्रोप्रिएटली फॉलो करने का। मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने महाराष्ट्र के विषय में कहा है, तो आप सबको अवगत होगा, कुछ ही दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम ने हर स्टेट को एक एडवाइजरी इशू की थी। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है, और कल ही कैबिनेट सेक्रेटरी सर के स्थाई पर देश के सारे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से भी एक डिटेल्ड इस विषय पर चर्चा की गई है। जरूरी है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले कई बार इसी मंच पर बात की है, कि जब हम रिलैक्सेशंस को खोल रहे हैं तो हम केसेस की ट्रेजेक्टरी को समझें, केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें, उस जिले में या उस प्रांत में कहाँ क्लस्टरिंग हो रही है, और उसके बेसिस पर एक ग्रेडेड और कैलिब्रेटेड रिलैक्सेशन दी जाए। हमारे कंटिन्यूड एफर्ट यही है कि हम केसेस को फैलने न दें। तो चाहे वह आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है, चाहे कोई भी स्टेट हो, हम सब स्टेट से रेगुलर इस विषय में डिस्कशन करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप अपनी केसेस की ट्रेजेक्टरी को एनालाइज कीजिए, और उसके बेसिस पर जहां पर आपको जिस स्थाई का एक्शन लेना है पब्लिक हेल्थ के एंगल से, वह जरूर लिया जाए। आपने वैक्सीन के बारे में अगर कोई फेक वैक्सीन या कहीं पर भी कुछ ऐसे विषय आते हैं, जरूरी है कि उनको लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन स्टेट से कोऑर्डिनेट करके जो रिक्वायर्ड एक्शन है वह लिया जाएगा। Since you were talking about Maharashtra, there are the following districts which are still between 5 and 10%, and they are worrisome, and that is why Raigad, Sangli, Sindhudurg, Pune, Ratnagiri, Satara, Kolhapur, Palghar, and Osmanabad. So these are the districts of Maharashtra which are 9% positive to about more than 5% positive. So that is why this is anything which is less than 5% can open up, but more than 5%. So these kind of variations you will find once it goes more than 5%, that kind, and I think it is a good step that has been done, which will always be useful, and that is a very good public health measure that has been done. Number 38. सर, नितिन धूर, डीडी न्यूज से, क्या वजह है कि महाराष्ट्र में ही ये म्यूटेशन हुआ? दूसरी वेव में भी केसेस ज्यादा वहां देखे गए, थर्ड वेव अभी तो आई नहीं है, लेकिन केसेस वहां भी डेल्टा प्लस के बढ़ रहा है। और डॉक्टर रेणु स्वरूप से सवाल है कि ये जो नंबरिंग है 617 या ये जो वायरस के नंबर होते हैं, थोड़ा साइंटिफिक के अलावा इजी भाषा में समझा सकते हैं कि क्यों दिया जाता है, इस तरह के नंबर क्यों दिए जाते हैं? पार्ट आपने एक पूछा कि क्यों, क्या कारण है कि महाराष्ट्र में म्यूटेशन ज्यादा आई हैं। देखिए, बड़े डिटेल्ड में, बड़ी विस्तृत इस पे आज हमारी चर्चा हुई है कि म्यूटेशन क्यों होती है। तो जब एक वायरस बॉडी में रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेट करने के समय पर रेगुलर प्रोसेसेस में म्यूटेशंस होती हैं, जिसमें से कुछ म्यूटेशंस
वायरस के एडिशनल सर्वाइवल में उसे एड करती है, वह म्यूटेशन धीरे धीरे फैल सकती है, वह एस्टैब्लिश हो जाती है। तो ये हम सबको अवगत है कि कुछ स्टेट जहां पर अधिक केसेस रिपोर्ट हुए उनमें महाराष्ट्र एक स्टेट थी। तो चांसेस है कि जहां पर केसेस ज्यादा आएंगे वहां पर वायरस को रेप्लिकेट होकर म्यूटेट होने के अवकाश, जो उसको अपॉर्चुनिटी है, वह ज्यादा मिलेगी। दूसरा विषय आपने जो थर्ड वेव का कहा है, यहां मैं आप सबसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कुछ हद तक हमारे लेवल पर एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि थर्ड वेव, सबसे पहले हमें समझना है कि अगर हम वायरस का बिहेवियर देखें तो वायरस में पर्टिकुलर लेवल पर वायरस और ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन में जब शुरू में हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, केसेस कम होंगे। वायरस एज ए प्रोसेस ऑफ इट्स ओन सर्वाइवल कोशिश करेगा म्यूटेट हो या कोई और चेंजेस आए, उसके बाद उसमें हो सकता है फिर केसेस बढ़ें। यह ह्यूमन बीइंग और वायरस के इंटरेक्शन का एक रेगुलर पार्ट है, ना कि इस वायरस में, बाकी सब वायरस में भी यही प्रोसेस होता है। लेकिन हमें समझना यह है कि क्या हम जब हम उस वेव की बात करते हैं तो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रिकॉशंस समय पर ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अगर हम रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हैं तो जो वेव आप बोलेंगे, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, 10th हो, उसके केसेस की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, हम आपके द्वारा ऑन ए रेगुलर बेसिस आज भी फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जरूरत है कि हम मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटेशन, जो अपना हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन, इस पर से हमारा ध्यान ना हटे। आज हम चाहे सेकेंड वेव के क्लोजर में भी हैं, चाहे हमारा किसी भी स्टेज है, वेव्स आर रिलेटिवली लेस ऑफ ए टेंशन। हमने केसेस को बढ़ने दिया अपने बिहेवियर के द्वारा, दैट इज मोर ऑफ ए टेंशन, दैट इज व्हाट वी रिक्वेस्ट टू सबमिट एंड वी वुड सेड कि हर इंडिविजुअल और सोसाइटी का हर आदमी इसको अपना एक भाग मानकर इसके ऊपर अपनी जो रिक्वायर्ड एक्शन है वह ले। जो आपने लीनेजेस का पूछा, उससे पहले मैं जरा जो लव ने कहा उसको थोड़ा आगे ले जाते हुए आपको ये बोलूं कि ये जो पैंडेमिक है, ये 2 बिहेवियरल, पूरा बिहेवियरल चेंजेस पे है, और इसमें हम 2 चीज़ों का बिहेवियर देख रहे हैं, एक वायरस का बिहेवियर, एक ह्यूमन बिहेवियर। वायरस बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं है। वायरस एक तानु है जिसका अपना म्यूटेशन होता रहेगा। ह्यूमन बिहेवियर हमारे हाथ में है। अगर हम अपना ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल कर लें तो हम डेफिनेटली वायरस बिहेवियर को ओवरकम कर सकेंगे। और यही चीज़ है कि इस ह्यूमन बिहेवियर के कंट्रोल करने पे बिहेवियरल चेंजेस जो सजेस्ट किए गए हैं, जो रेकमेंड किए गए हैं, हम बिल्कुल सही कहा कि हम कोई भी आने वाली वेव को रोक सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर, it is all to see how the human overcomes the virus. If our behavioral changes are so robust that we are faster than the changes which the virus brings in, we can overcome that. जो आपने पूछा कि ये lineages कैसे आती हैं, ये एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है जो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड है, जिसमें ओरिजिनल जो वाइल्ड टाइप जिसको बोला जाता है स्ट्रेन, जो जब ये आया था पैंडेमिक तो ये वुहान स्ट्रेन के नाम से जाना गया था, क्योंकि वुहान से ओरिजिनेट हुआ था, उसको जैसे B1 के नाम से बुलाया गया। उसके बाद जैसे जैसे म्यूटेशंस आते हैं वो डिफरेंट, जैसे इनको फाइलोजेनिक ट्रीज कहा जाता है, उस फॉर्म में ये बनते जाते हैं। एक म्यूटेशन के फिर सब लिनेजेस हों, तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो सिर्फ सार्स कोवी के लिए नहीं है, सभी वायरसेस का ऐसा है। और उसमें जोन सा म्यूटेशन आगे जाता जाए उसके अगेंस्ट उसकी ट्री नीचे बनती जाती है। उससे ये, तो जब आपने B1 लिखा तो वो B1 से ओरिजिनेट हुआ, फिर उसका 617 हुआ। हो सकता है कि 6 में आगे बहुत सारे नंबर्स रहे हों जो हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि दे हैव नॉट इम्पैक्टेड अस। पर जैसे ही 617 ने हमें इम्पैक्ट किया, आपने देखा B11 जो उसका था, तो ये हर एक B1 से ही आगे आ रहे हैं। और जब आगे हमें इम्पैक्ट किया 617 का 0.1 आया, 0.2 आया, 0.3 आया, आज हम सिर्फ 0.2 पे फर्क पड़ रहे। बीच में जब हमने अपनी जीनोमिक सर्विलेंस की थी, एक B1618 भी आया था। अब आज हम कोई उसकी बात ही नहीं करते क्योंकि वो आया और वो चला गया, इट वॉज नॉट अ म्यूटेशन। तो इसी तरीके से इसके नॉमेनक्लेचर जाते हैं, और जितनी देर ये इस पैंडेमिक को हम आगे जाने देंगे उतने ज़्यादा हम उसके अंदर लीनेजेस देख सकते हैं, नंबर्स देख सकते हैं। So, what do you mean by much more? I'll respond that, Sujit. So let me respond to your question.
You have to remember one thing. There is a genomic surveillance that we are doing. The surveillance is not assessed by the number of samples you take. It's not a numerical analysis of numbers. It is the diversity of the samples. We can today take 5,000 samples from one location or one hospital. It's not going to give us those numbers. As Surjit Singh very correctly identified and told you, there is a proper scientific statistical sampling strategy which has been adopted. Based on that, we have to cover every district in the country. Sentinel sites have been put in. From each site, there is a fixed number of samples. As we go in, then there are these surge areas where we take in a number of, there is a standard SOP. Just by taking that to the power of n does not mean that the quality of our data will be to the power of n. The sampling is going to tell, it's not a patient, individual patient related. Just if I come to know today that in these samples I have 10 patients, what is important is to track those samples, to see that week by week, as it has been said, is the percentage of this variant in terms of its transmission increasing as we go forward. For which it is important that we do a district to district analysis, which he showed you. You've seen how we mapped each of the districts. So the number is not fixed. There is no number that today if I take, instead of 65,000 that we have shown you of samples that we've done, if I had done 1,65,000, it would have given me a different result. It would have still given me, the analysis is what is important. And more than that, even if we bring a larger number of samples which have been sequenced, unless and until we do a clinical correlation of those samples, it has no meaning to us at all. So every sample that has been taken must be clinically correlated, and that is when we release the data. In addition, as has been informed, the hospital network which is now functioning is clearly looking at every breakthrough infection, every reinfection to check, and both ways. He told you we are doing it either way. We are taking samples which are coming from there, or we are also picking up those cases and then doing the sequencing to know what it is. That again gives us a correlation. All this data, all this analysis that you've seen has come from it. So it's not, again I reiterate, it's not how many we do. It is how we do it, what quality we do it. And this is a globally accepted norm. This is a WHO established strategy that we are following. तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर सुरजीत सिंह ने आपको स्लाइड में दिखाया था, देयर इज़ अ फुल प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है. प्रोसेस क्या है कि ये स्टेट से जो सेंटिनल साइट्स हैं या जो हमारी हॉस्पिटल साइट्स हैं उससे सैंपल्स आते हैं. सैंपल जो कलेक्ट किया जाता है उसका क्राइटेरिया है कि वो पॉजिटिव सैंपल होना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा एक सीटी वैल्यू होनी चाहिए. इन एडिशन हम कुछ रैंडम सैंपल्स भी लेते हैं जो एक हर एक लेबोरेटरी को वो एक एसओपी में लिखा हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे गो कि कुछ जो पॉजिटिव्स हैं उसका कुछ परसेंटेज पिकअप किया जाता है हॉस्पिटल्स के, जैसे मैंने कहा. ये सारे सैंपल्स जो हैं सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं. तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी है जो विच इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस. उसके बाद इनका जो है वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है. वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको सीक्वेंसिंग में रखा जाता है. सीक्वेंसेस चलाई जाती हैं. सीक्वेंसेस चलाने के बाद देर आर फिक्स साइकिल्स ऑफ द सीक्वेंसेस इन विच यू देन गेट द डेटा. वंस वी गेट दिस, it is then put through those which databases that we have to be able to analyze it. Because what do we have to see? Sequencing करके positive negative नहीं मिलता है हमें. सिर्फ हमें ये देखना है कि ये वेरिएंट उसमें है जो हमारे आइडेंटिफाइड है, या जैसे कहा गया कोई नया म्यूटेशन है, उसको एनालिसिस करना होता है. एनालिसिस करने के बाद जो वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और ये सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज करती हैं. After they have done this on these databases and they've analyzed it, then those which they have identified, either variants or any mutation which they are identifying, as Dr. Surjit explained to you, the variant data is immediately transferred to NCDC. And NCDC immediately shares the variant of concern data because वो हमारे पास established है, हमें मालूम है कौन सी mutations है, कैसे आएंगी.
कोई नई म्यूटेशन जब पिकअप की जाती है, जैसे ये K417NB है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, या जो डेल्टा है जो इंडिया में ही लोकेट किया गया था, वो फिर हमारा साइंटिफिक ग्रुप उसको असेस करता है कि ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पे जो म्यूटेशन आ रहा है, इज इट ऑफ एनी कंसर्न, इज इट रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन, ग्लोबल डेटाबेस में कैसा है, फिर एनालाइज करके दिया जाता है, ये स्टेट्स में वापस भेजा जाता है, मतलब सैंपल नहीं पर उसका डेटा, टू सी कि वो क्लिनिकली कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें सिवियरिटी है, उसमें ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, तब हम उसको आगे ले जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है फ्रॉम वन एंड टू द अदर कैन टेक एनीथिंग बिटवीन 15 to 20 days फ्रॉम द सैंपल टू द एनालिसिस टू बी डन। पर जो एक दफ़ा नया म्यूटेशन आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे डेल्टा है, उसको पूरा क्लिनिकली एनालाइज करके और तब वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाने में, यूके में भी अगर आप देखिए सितंबर में सबसे पहले इनको जो हम आज अल्फा कहते हैं वो मिला था, दिसंबर में ही जाके ये अल्फा जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाया गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इंडिया में हमने मार्च में इसको आइडेंटिफाई किया जो सैंपल था, और ये हमारा मई में ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका था। तो 2 महीने के अंदर, जहाँ 4 महीने लगे थे, हमारे यहाँ 2 महीने के अंदर ग्लोबली, बिकॉज ये सिर्फ हम इंडिया में नहीं कर सकते, हमें ग्लोबल डेटाबेस में डालना पड़ता है, वहाँ से एनालिसिस आता है और तब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न किया गया। तो हमारा बिल्कुल ग्लोबल प्रैक्टिसेस, एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, एंड आई कैन ऑल्सो से दिस, our scientists and our institutes which are doing the sequencing do have not only the global best practices, but also the state-of-art infrastructure and the best competence to take it forward. Thank you very. Thank you, friends. We close the press conference now.